अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने प्रेशर इक्वेशन और उसकी मदद से टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी और बहुत सारे मज़ीद फार्मूले जो कुछ मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, फार्मूले ड्राइव करने के लिए दिए थे, वो हमने सॉल्व किए थे। उसके अंदर एक फार्मूला था कि जो मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने ड्राइव करना है, आप लोगों ने सॉल्व करना है। वो फार्मूला था आपका, अगर किसी को याद हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू √3 kT/m। इस फार्मूले से हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें टेम्परेचर दिया हुआ हो और इसके अलावा कुछ ना दे। देखो, बात रही टेम्परेचर की, तो मैंने कहा कि आपको देगा के जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट है। तो ये आपको याद होना चाहिए कांस्टेंट वैल्यू। असल जहाँ पर आप आके फंसेंगे वो है आपका मास। जब भी आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए दे और आपसे कहे कि आपने जो है, सर लाइव हो रहा है क्या? लाइव हो रहा है, बिल्कुल लाइव हो रहा है, हर बार वीडियो थोड़ी प्ले करेंगे। तो आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है जी। अच्छा, अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इस फार्मूले में, तो मास कहाँ से लेकर आएंगे? मास तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको जो मास का मसला है वो सॉल्व करवा रहा हूँ कि किस तरह आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गिवन गैस। कोई भी गैस जो आपको दी है, उस गैस के सिंगल मॉलिक्यूल्स का अगर आपने मास कैलकुलेट करना है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करें? उसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू क्या है, जो कि हम सब जानते हैं Na रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रोस नंबर को, और इसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि नंबर है, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में, ये एवोगाड्रोस ने कहा था। दूसरी चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास मालूम होना चाहिए जिस गैस की हम बात कर रहे हैं उसकी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूँ हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो कैलकुलेट करें, तो आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर वन, सबसे पहले आपने फार्मूला लगाया नंबर ऑफ मोल का। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसमें अगर मैं गिवन मास को रिप्रेजेंट कर लूँ m से, ये मैं कह लेता हूँ कि मेरा गिवन मास है आसानी के लिए, और कैपिटल M से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसको? मॉलिक्यूलर मास को। तो मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा? मेरा फार्मूला बन जाएगा n इज इक्वल टू m अपॉन m। ये जो गिवन मास है ये मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन ये जो मास आएगा वो तो मोल ऑफ अ गैस का आएगा, n रिप्रेजेंट कर रहा है मोल को। तो अब n को हमें रिमूव करके लाना होगा मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होते तो वो यहाँ पर मौजूद है। तो n का एक और फार्मूला जो आप लोग पढ़ चुके हैं डेरिवेशन में, वो होता है n अपॉन एन ए। तो इस n की जगह मैंने रख दिया n अपॉन एन ए, मास एज इट इज़ और कैपिटल M एज इट इज़। अब इस मास को यहीं रहने देते हैं, इस कैपिटल M को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? m n डिवाइडेड बाय एन ए इज इक्वल टू m। तो ये जो मैंने पर्टिकुलर फार्मूला आपके सामने लिखा है कि मास बराबर है मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये फार्मूला है सिंगल मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करने का, ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करो तो n की जगह पे तो आ जाएगा एक, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो n की जगह पे 1।
मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का क्या है। हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 2 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनती है H2 से, और एक H का जो मास होता है वो 1 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, एवोगाड्रोस नंबर 0.622 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। 1 साल हो गया, पिछले साल पढ़ा था ना। अच्छा, अब जो है अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन गैस का मास क्या आएगा, तो जो मास आपने निकाला है, जो भी आपका आंसर आएगा वो होगा इन ग्राम। क्योंकि अगर आपको याद हो केमिस्ट्री के अंदर हम इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते थे, तो इसकी जो यूनिट होगी वो ग्राम होगी, लेकिन हमें फिजिक्स के अंदर यूज़ करनी होती है किलोग्राम। तो अब जो आपके मास का आंसर आएगा जो भी हो भले वो, उसे हमें फाइनली कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। और उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद फाइनली अगर आपने मास को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलोग्राम में, तो आपने एट द लास्ट 1000 से डिवाइड भी करना है। ये सब करने के बाद आपके पास जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास आ जाएगा, और उसे आप फार्मूले में पुट कर सकते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड के। ठीक है, तो मास कैलकुलेट करना इंतहाई ज़रूरी था। विदाउट द कैलकुलेशन ऑफ मास पॉसिबल नहीं था कि हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करें। तो जल्दी से इस सब को कॉपी कर लीजिए, ये आपको कहीं बुक में कहीं नहीं मिलेगी। इसे कॉपी करने के बाद फिर हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो हमें एक्चुअल में न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। और ये सब कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पर आंसर भी बताएंगे आप लोग के आंसर मास के क्या आ रहे हैं, ताकि हम वेरीफाई करें कि कितना समझ में आए, और किसी के माइक कन्वर्ट करके मैं पूछ भी लेता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो मुझे क्लियर हो जाए। ठीक है जी। अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि क्लास कब शुरू हुई। अब्दुल्ला टाइम पे शुरू हुई 7:40 पे। हाँ जी, सॉल्व करें और आंसर बताएं। सर ये 12 की E1 की क्लास नहीं है। नहीं, ये तो M1 है। मोहम्मद खलील अशरफ, ये M1 है। कल तुमने E1 की क्लास नहीं ली थी, कल हुई थी ना फिजिक्स की E1 की क्लास। आज तो M1 की क्लास है। अच्छा, हाँ ली थी। अगर ली थी तो ठीक है, लीव कर दो क्लास। आपकी तो हो गई थी क्लास, ये वही टॉपिक चलेंगे जो आपने कल पढ़ लिया था। सर 1000 वाली बात रिपीट कर दें। कशफ, कशफ 10,000। 1000 वाली बात यह है कि भाई ये जो हमने सारी कैलकुलेशन करी, सारी कैलकुलेशन के बाद जो हमने मास निकाला ना, उसकी यूनिट क्या लगाएंगे आप। मास की कोई ना कोई यूनिट तो होगी, तो जो मास की यूनिट लगेगी होगी भाई, क्योंकि जो मास की यूनिट लगेगी वो होगी ग्राम। क्यों होगी? क्योंकि केमिस्ट्री में आप जाएँ रिकॉल करें, ये सारा केमिस्ट्री है, फिजिक्स तो स्टार्ट ही नहीं। केमिस्ट्री में जब आपको पढ़ाया गया था तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहते थे, जो गिवन मास होता था। ग्राम उसकी यूनिट होती थी, इसलिए भी कहते थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास आता है उसको ग्राम के अंदर मेजर करते हैं हम, तो इसकी वजह से जो गिवन मास आता है वो भी आपका हमेशा ग्राम में आता है। अब अगर आपका गिवन मास ग्राम में आ रहा है तो ये स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है ना भाई, फिजिक्स के एतबार से देखें तो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। मोबाइल में एक्सपोनेंशियल बाइंग बेटा नहीं आ सकता। उसकी वजह ये है कि मोबाइल में अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर लो ना तो आ जाएगा, मसला ही कोई नहीं। लेकिन जो आम कैलकुलेटर है उसके अंदर एक्सपोनेंशियल का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है जी, तो आंसर आना शुरू हो गए। माहिन आंसर सही है, अबीरा सही आंसर, सबीरा आंसर सही है, लाइबा सही है। अच्छा, ठीक है, 4-5 ने आंसर दे दिया, थोड़ा समझ में आ गया। अच्छा, ये कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी था कि एक्चुअल में हम न्यूमेरिकल की तरफ वापसी आते हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल था उसके अंदर हमसे कह रहा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या कह रहे हैं हमसे? कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड वाला क्वेश्चन।
ये आपको रिक्वायर्ड है, आपसे रिक्वायर्ड है सॉरी। और अगर बात की जाए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आपको कौन सा दिया हुआ है? मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन, जिसकी ये बात कर रहे हैं। ठीक है जी। और कितने टेम्परेचर पे कह रहे हैं? 800 केल्विन पे बताओ। तो ये डेटा की तीन चीज़ें जो हैं वो मेरे काम की हैं, जो मैंने अंडरलाइन कर दी है। तो सबसे पहले अगर मैं डेटा बनाऊँ तो डेटा में मैं क्या लिखूँगा कि भाई इसने मुझे दिया हुआ है रिक्वायर्ड में VRMS, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड मुझे मालूम है। किसकी मालूम करनी है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन होता है H2, ठीक है। और H2 का मतलब ये कि इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2 ग्राम, कि एक हाइड्रोजन को जो होता है वो कितना होता है? तो ये मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M ऑफ H2। ये H2 का मॉलिक्यूलर मास है 2 ग्राम। टेम्परेचर जो है वो कितना होगी? 800 केल्विन। के की वैल्यू कितनी हो गई? 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। एवोगाड्रोस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, वो कितना हो गया? 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ये सारी आपने कैलकुलेशन जो है वो क्या कर ली, सारा डेटा जो है वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब सोल्यूशन की तरफ अगर मैं जाऊँ तो पहले मुझे सारा काम मास वाला करना होगा, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं करना होगा, बस मास का फार्मूला लगाना होगा और मास कैलकुलेट करना होगा। वो मैं नहीं कर रहा, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आप लोगों ने मुझे आंसर बताया, 3.32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये मास हमारा आ जाएगा। पहले पहले स्टेप में आपने ये कैलकुलेट करना होगा हमेशा। फिर आप वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी VRMS बराबर होती है √3 kT अपॉन एम के। तो VRMS इज इक्वल टू √3 की जगह 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻23। टेम्परेचर की जगह 800 डिवाइडेड बाय मास की जगह 6.022, मास की जगह रखेंगे हम एवोगाड्रोस नंबर नहीं रखेंगे, मास की जगह रखेंगे 3.32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27। इस पूरी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में उठा के आपने रख देना और आपका आंसर आ जाएगा, और उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ किस तरह आप उठा के पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो आ गया आपका कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आपने किन चीज़ों को रखना? अगर हम देखें हमारे पास है हमारे पास है 3 kT। 3 नंबर है, मल्टीप्लाई बाई के क्या है? 1.38 एक्सपोनेंशियल माइनस 23 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर कितना दिया है? 800 केल्विन इक्वल्स डिवाइड किससे करेंगे? मास से। 3.32 एक्सपोनेंशियल -27 आपने मुझे बताया, मास से डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन हमने इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया, अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे आंसर का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3158.46। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बाकी अभी आपका आंसर गलत क्यों आया चेक करें। अब ये जो मैंने आपको एक सवाल कराया ना, ये एक सवाल नहीं है, इस तरह के कई सवाल आपके पास आ सकते हैं, आपसे पूछ सकता है। ये एक सवाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपसे पूछा हुआ, ये सवाल चेंज होकर किस तरह आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहेगा रूट में स्क्वायर स्पीड ही मालूम करनी है, लेकिन अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की नहीं कहेगा। अब कहेगा कि फॉर एग्जांपल आपने रूट में स्क्वायर स्पीड मालूम करनी है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, और ये भी आपसे कहेगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की सिर्फ रूट में स्क्वायर स्पीड मालूम नहीं करनी है आपने,
टेम्परेचर भी आपको अलग देगा। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर मैं आपको दे देता हूँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। व्हाट इज़ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये सवाल जो है ये आप मुझे करके दिखाएं सॉल्व पूरा, इस तरह मैंने पूरा तरीके से एक सॉल्व करके दिखा दिया, आपको आंसर भी बता दिया 3, 1, 5, 8। अब ये वाला जो सवाल है ये आप सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर बताएं कि क्या आ रहा है। अच्छा, सिर्फ जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि भाई आपको नहीं पता हो कि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। हालांकि आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन होता है N2 को बोलते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जबकि N जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। अगर दो हैं तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वो हो जाएगा 28 ग्राम। ये एक चेंज है। बाकी टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है सेंटीग्रेड में, इसको ज़रूर कन्वर्ट करना केल्विन में। ये दो मेजर काम है जो आपको पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। जी हाँ कश्यप बिल्कुल सही कह रही हैं आप, 28 ग्राम N2 का मॉलिक्यूलर मास होगा, सिर्फ N का जो है वो 14 है। अब जल्दी से इसे सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ें। जो आपके पास दो फार्मूले हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3.2 kT जो पार्टिकल के लिए यूज होगा, दूसरा फार्मूला है 3.2 RT जो मोल ऑफ अ गैस के लिए यूज होगा। वहीं ना आपका आंसर सही नहीं आया, वेरीफाई कर लो, आपने कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक करी होगी। आवाज़ नहीं आ रही, हाँ वो अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी के दो फार्मूले हैं। अगर वो आपसे बोलता है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करो तो आप केटी वाला लगाएंगे। अगर कहते हैं मोल ऑफ अ गैस की काइनेटिक एनर्जी मालूम करो, पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर जो मोल गैस मौजूद है उसकी, तो फिर आप आर टी लगाएंगे। आर जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो एक आसान सी बात है, ठीक है ना। तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। नहीं लगा आपका आंसर गलत है पिछला वाला। तो सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज़ तो पुट करनी है भाई। टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, एक 50, ये दो सवाल है। ये पहला पार्ट है, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो के कांस्टेंट है, टेम्परेचर की जगह आप क्या रखेंगे, एक बार ज़ीरो नहीं रखेंगे, 273 रखेंगे कन्वर्ट करने के बाद। दूसरी मरतबा आप 50 रखेंगे, 50 नहीं रखेंगे सॉरी, कन्वर्ट करने के बाद 323 आंसर आएगा वो रखेंगे। तो दो टेम्परेचर के ऊपर दो काइनेटिक एनर्जी आ जाएंगी, वो होंगी पार्टिकल की, क्योंकि देखें यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करें, और यहाँ पर कह रहा है मोल पर मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। तो ऊपर जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, और जो नीचे लगेगा वो ये वाला फार्मूला।
तो इसको भी एक एज अ प्रैक्टिस एक कोई क्वेश्चन इसमें से कर लें, चाहे पर मोल वाला कर लें चाहे पर पार्टिकल वाला कर लें, ताकि फिर हम आगे निकल पाए। अच्छा, जो जर्नल गैस इक्वेशंस और जो लॉज वगैरह थे चार्ल्स एंड बॉयस, वो शायद मैंने डिटेल्स में नहीं कराए थे, तो आप उनको भी ज़रा डिटेल्स में देख लेते हैं कि किस तरह जर्नल गैस इक्वेशन ड्राइव करनी है और किस तरह जो है वो आपका चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो भी पेपर के अंदर आते हैं, वो डिस्कस करना है। ठीक है जी, इसको जल्दी से सॉल्व कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये आपके होमवर्क के सवाल होगा। वेरीफाई करना है अपने बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ यूजिंग प्रेशर इक्वेशन। कैसे वेरीफाई करेंगे ये आप देख लें। और आपने नंबर ऑफ ग्राम ऑफ अ मोल ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, हाइड्रोजन के, हीलियम के और कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ ग्राम भी कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, ये आपका होम असाइनमेंट है। एच डब्ल्यू। अब बात करते हैं ज़रा गैस के लॉस की। हमारे पास गैस के टोटल जो है ना वो 3 लॉज हैं, जिसमें से 2 आपको पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर फिजिक्स में, एक बॉयल्स लॉ और एक आपका चार्ल्स लॉ। ये लॉ है क्या, ज़रा ये देख लेते हैं। देखिए, बॉयल्स आपका एक साइंटिस्ट था जिसने स्टडी किया रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। क्या इसने स्टडी किया, इसने एक गैस ली, उसको सिलेंडर से फिटेड, जिसके अंदर पिस्टन फिट था, उसके अंदर फिल कर दिया। उसने इसका जो इनिशियल प्रेशर रखा, जैसे ये मैंने इसके ऊपर जो बॉक्स रखा है इसकी वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा होगा, तो उसने इसका प्रेशर रख दिया लेट्स सपोज P1। और इसने वॉल्यूम चेक करा, जो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद थे उनका वॉल्यूम था V1। इसने टेम्परेचर को रखा कांस्टेंट, इसने टेम्परेचर को चेंज होने नहीं दिया, यानी कि सब तरफ से पैक था, हर चीज़ जो है वो नॉन कंडक्टिंग थी, तो हीट बाहर की तरफ नहीं जा सकती, बिल्कुल पैक सिस्टम। अब इसने क्या करा, इसने आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर को इंक्रीज़ करा, यानी कि पहले एक ब्लॉक था तो 2 ब्लॉक रख दिए, फिर 2 ब्लॉक थे तो 3 ब्लॉक रख दिए। जब इसने प्रेशर को इंक्रीज़ करा तो फाइनल प्रेशर इन सब की वजह से जो बन गया वो बन गया P2। और इसने ऑब्जर्व करा अब जो पिस्टन है वो मूव होके नीचे जा चुका है प्रेशर की वजह से। तो इसने जब फाइनल वॉल्यूम चेक करा तो उसका फाइनल वॉल्यूम आ गया लेट्स से V2। तो इनिशियल वॉल्यूम को जब इसने कंपेयर करा फाइनल वॉल्यूम से तो वो कम था। हाँ कर चुके हैं, बस रिकॉल करें। ऐसे जर्नल गैस इक्वेशन करी थी इसके साथ। तो इससे इसने कहा कि जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। और इसने फिर एक लॉ डेवलप किया जो हमारे सामने फिर इस तरह है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया। और अगर इक्वल्स टू के साइन को लाऊं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर को दूसरी तरफ भेजें, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। उसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है वो क्या बनती है कि P1 V1 हमेशा बराबर होगा किसके, P2 V2, यानी कि इनिशियल प्रोडक्ट हो चाहे फाइनल प्रोडक्ट हो, आंसर आपका हमेशा सेम है। दूसरे नंबर में आपके पास था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के किस तरह, इसका ग्राफ किस तरह प्लॉट करेंगे कि देखें वॉल्यूम जो है ना वो आपका हो रहा है डिक्रीज़। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है अगर ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करिए तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती हुई नज़र आ रही है ये लाइन। वॉल्यूम पहले यहाँ था, अब वॉल्यूम यहाँ आ चुका है, तो देखो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है। जबकि दूसरी तरफ प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर यहाँ था, प्रेशर हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, अब यहाँ जा चुका है तो प्रेशर हुआ है इंक्रीज़। तो वॉल्यूम के डिक्रीज़ होने से प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो ये इन्वर्स रिलेशन का एक तरह से ग्राफ भी है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी हो जाएगी। अब चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स ने स्टडी किया था किन 2 चीज़ों को। अगर एक कंटेनर है उसके अंदर आपके पास गैस मौजूद है, आप उसको हीट करें, हीट की वजह से इसका टेम्परेचर T1 से चेंज होकर क्या हो जाएगा T2। लेकिन
जो नई चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि पहले इसका वॉल्यूम था V1, अब वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा इसका V2। तो इस कंडीशन में जो इसका चार्ल्स लॉ था वो बनता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर प्रोवाइडेड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। तो अगर मैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर को कांस्टेंट मानूँ तो ये सही होगा, इसलिए ऐसे कि टेम्परेचर डिवाइड में चले जाए तो इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो दो डिफरेंट स्टेट के लिए इसको मैं कह सकता हूँ V1 T1 बराबर होगा किसके, V2 डिवाइडेड बाय T2 के। दिस इज कॉल्ड योर चार्ल्स लॉ। अब इन दोनों लॉ को अगर कंबाइन किया जाए तो आपकी बनती है जर्नल गैस इक्वेशन। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप ऑलरेडी एब्सोल्यूट जीरो वाले पढ़ चुके कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। एक वक्त आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो हो जाएगा, वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा। ठीक है जी। जर्नल गैस इक्वेशन की अगर बात की जाए तो जर्नल गैस इक्वेशन में जनरली हम दो लॉस को कंबाइन करने के लिए जा रहे हैं, बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को। किस तरह कंबाइन करेंगे कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मौजूद है आपके पास गैस। ठीक है जी, ये वो कंटेनर है जिसमें गैस मौजूद है। इसका जो वॉल्यूम है मैं मान लेता हूँ कि वो कितना है, V1। मैंने प्रेशर डाला, उसकी वजह से वॉल्यूम इसका कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया, कितना हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, लेट्स से यहाँ रह गया और ये वॉल्यूम हो गया इसका V। प्रेशर शुरू में कितना था, P, और बाद में कितना हो गया, P2। जो पहला वाला प्रेशर था वो उसका कितना था, P1, और बाद में प्रेशर कितना हो गया, P2। तो मैं अगर कहूँ इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा तो वो ये हिस्सा है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर का हिस्सा क्या होगा तो वो ये वाला हिस्सा। अभी हमने सिर्फ कौन सा लॉ अप्लाई करा है, बॉयल्स लॉ अप्लाई करा है। वॉल्यूम को मैंने V2 इसलिए नहीं कहा कि फाइनल वॉल्यूम नहीं है, अभी हम इस पर चार्ल्स लॉ भी अप्लाई करेंगे। फिर हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं, इसके टेम्परेचर को T1 से चेंज करते हैं T2 में, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम V से चेंज होकर हो जाता है V2। अब ये इसका V से क्यों चेंज होकर हो जाता है, क्योंकि बॉयल्स लॉ ने इसके वॉल्यूम को V1 से V कर दिया था। अब हम V से आगे लेके जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, V2 कर रहे हैं। अगर इस पर चार्ल्स लॉ अप्लाई हो तो चार्ल्स लॉ कहता था कि वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर का रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो V इंटू T1 इन दोनों का रेशो, और V2 इंटू T2 हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। इसको ज़रा अब हम इक्वेशन में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई करा, बॉयल्स लॉ हो गया P1 V1 इज इक्वल टू P2 V। फिर हमने चार्ल्स लॉ अप्लाई करा तो वो क्या हो गया, चार्ल्स लॉ में आ गया V डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ V की, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 डिवाइडेड बाय T2 मल्टीप्लाई बाय T1। इसको उठा के पुट कर देता हूँ यहाँ पे V की जगह, मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, V इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2, और V की जगह आ जाएगा V2 T1 डिवाइडेड बाय T2। और अगर 1 1 वालों को एक तरफ भेज दिया जाए और 2 2 वालों को एक तरफ, तो आपके पास आ जाएगा P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। इससे ये पता चलता है कि P1 V1 अपॉन T ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को नाम दे दिया RM का। RM का मतलब था कि पर्टिकुलर मास के ऊपर कांस्टेंट क्या है, लेकिन जब मोल की बात की जाती है तो ये कांस्टेंट आपका बन जाता है R, लेकिन ये है 1 मोल के लिए। और अगर हम इसको n मोल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता था PV अपॉन T इज इक्वल टू NR। n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल को, तो फाइनली आपका फार्मूला बन जाता था PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है जी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अभी डिस्कस करने इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आई थिंक से मैंने आपको नहीं कराए थे। तो न्यूमेरिकल के लिए इसको सबको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी था, दोनों स्टेट्स को भी। अब न्यूमेरिकल्स के लिए आपने क्या चीज़ें याद रखनी है, ज़रा वो ध्यान से देखें। अगर मैं बात कर रहा हूँ बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ की जो दो कंडीशन है जिसको इनिशियल और फाइनल कंडीशन हम कह सकते हैं, वो है कि P1 V1 बराबर होगा हमेशा P2 V2 पे, यानी कि इनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल में मुझे कह दे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, या वो टेम्परेचर का जिक्र ही ना करे, एक तो ये निशानी है।
दूसरी चीज़ ये कि इनिशियल और फाइनल स्टेट लाजमी है। ऐसा ना हो कि एक ही वॉल्यूम की बात हो रही है, कम से कम दो वॉल्यूम और कम से कम दो प्रेशर का डिस्कशन होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँगा कि भाई यहाँ पे बॉयल्स लॉ की कंडीशन जो है वो अप्लाई की जा सकती है इनिशियल और फाइनल वाली। इसी तरह अगर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ के लिए जो मेरी समझ में आती है बात वो ये है कि भैया वॉल्यूम इंटू टेम्परेचर वन बराबर होगा वॉल्यूम टू इंटू टेम्परेचर टू। तो इससे ये बात पता चल रही है कि भाई ये बात करता है टेम्परेचर और वॉल्यूम की, जबकि प्रेशर जो होता है वो आपका क्या रहता है हमेशा कांस्टेंट। तो अगर सवाल में प्रेशर का जिक्र नहीं है या उसने कहा है प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर जनरली क्या हो सकता है कि आप इस पर चार्ल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ की कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिल फर्ज वो आपसे कहता है कि भाई सब कुछ हिल गया, मतलब हर चीज़ चेंज हो रही है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो फिर आप यूज़ करते हैं जर्नल गैस इक्वेशन, जिसके मुताबिक P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 बराबर होता है किसके, P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है जी। अब एक और एक्स्ट्रा फार्मूला कि अगर वो बात कर दें मास की कि मास भी चेंज हो रहा है, फिर क्या करेंगे, फिर आप एक फाइनल फार्मूला देख लें जो मास से रिलेटेड है, इसी से ड्राइव हुआ है, कोई नई तरीका कहीं से उठ के नहीं आ गया फार्मूला। वो ये है कि P1 V1 डिवाइडेड बाय M1 बराबर होता है P2 V2 डिवाइडेड बाय M2। ये कंडीशन मास के लिए अप्लाई होती है। जब वो कहे कि मास भी चेंज हो रहा है तो उसके अंदर टेम्परेचर वो कांस्टेंट रख देता है। तो ये सारी कंडीशनल बेस फार्मूले जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई यहाँ पे फाइनल और इनिशियल का जिक्र ही नहीं है, वो ये कह ही नहीं रहा कि फाइनल स्टेट है और इनिशियल स्टेट है, वो आपको एक ही वॉल्यूम दे रहा है, वो आपको एक ही प्रेशर दे रहा है, वो आपको एक ही टेम्परेचर दे रहा है, वो आपको जनरल गैस कांस्टेंट आर और नंबर ऑफ मोल भी एक ही दे रहा है, तो वहाँ पर फिर ये इक्वेशन वेरीफाई होती है कि ये लगेगा PV इज इक्वल टू NRT। ये उस वक्त अप्लाई होती है जब एक प्रेशर, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर का जिक्र। तो ये डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले आपने डिफरेंसेस समझ लोगे। एक तो कंडीशनल बेस न्यूमेरिकल के कंडीशन लगेंगी इनिशियल और फाइनल की, यानी कि दो स्टेट्स लगेंगी इनिशियल और फाइनल की, स्टेट बेस भी कह सकते हैं इसे, दो स्टेट्स के अंदर मौजूद हैं। और जो PV इज इक्वल टू NRT है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। कंडीशन में भी आपने क्या देखना होगा, आपने देखना होगा कि भाई बॉयल्स लॉ वाली कंडीशन लगेगी, चार्ल्स लॉ वाली लगेगी, जनरल गैस इक्वेशन वाली लगेगी, या फिर मास वाली लगेगी। ये कैसे पता चलेगा, डेटा बताएगा। डेटा में जो जो चीज़ें होंगी उससे क्लियरली आपको वेरीफाई हो जाएगा कि कौन सी कंडीशन लगेगी। एक चीज़ अच्छी है कि जो कंडीशन वाले न्यूमेरिकल्स हैं इनके अंदर आपको यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नो कन्वर्जन। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे भी प्रेशर है, यहाँ पे भी प्रेशर है। अगर यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेयर में तो यहाँ का भी एटमॉस्फेयर में होगा, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा ना, तो सेम यूनिट्स होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करेंगे, जिस यूनिट में आपको उन्होंने पहला वॉल्यूम दिया हुआ है उसी यूनिट में दूसरे वॉल्यूम का आंसर दे देना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे। यूनिट जो होगी वही रहेगी जो उसने हमें दिया, हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन PV इज इक्वल टू NRT में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉल्यूम एक ही है, ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, टेम्परेचर एक ही है, प्रेशर एक ही है, तो ये सब स्टैंडर्ड में होने चाहिए। तो ये दूसरा मेजर डिफरेंस है जो दोनों में आपको लाजमी देखना है। ठीक है जी। तो दो बातें अहम क्या हो गई, नंबर वन, हमें सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि ये स्टेट बेस्ड न्यूमेरिकल है, दो स्टेट्स दी हुई हैं इनिशियल और फाइनल, या फिर सिंगल कंडीशन, सिंगल प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, कोई स्टेट्स की बात नहीं होगी। जब स्टेट्स वेरीफाई कर लें कि अगर ये स्टेट्स वाला न्यूमेरिकल है, तो फिर हमने देखना होता है कि बॉयल्स लॉ की कंडीशन अप्लाई हो रही है, चार्ल्स की हो रही है, जनरल गैस इक्वेशन की हो रही है, या फिर मास वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। और तीसरी चीज़, अगर कंडीशनल बेस्ड न्यूमेरिकल है तो इसमें हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर आपका सिंगल, आपका MCQ है इसके अंदर सिंगल वॉल्यूम प्रेशर दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप लाजमी स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर सॉल्व करेंगे। ये वो काम की बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अगर कहीं लिखना चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। हम चलते हैं अब पहले न्यूमेरिकल की तरफ। क्लियर है सारी चीज़ें, चले न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा जी, जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इस न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है
An air storage tank whose volume is 112 liters. जो वॉल्यूम है इसका वो कितना है 112 लीटर्स। ये आपको क्या दिया हुआ है, इसने वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ आ गई। कहता है कंटेन 3 किलोग्राम ऑफ एयर, 3 किलोग्राम ऑफ एयर मौजूद है एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि अभी तक मेरे पास एक वॉल्यूम है, एक मास है और एक प्रेशर है, सब चीज़ें दो नहीं हुई। अब कहता है हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक, कितनी और मज़ीद एयर मैं उस टैंक के अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ कि उसका प्रेशर बढ़ के कितना हो जाए, 21 एटमॉस्फेरिक हो जाए। प्रेशर चेंज हो गया। और हाउ मच एयर, इसका मतलब मास मालूम करना है ना, हाउ मच एयर का मतलब तो मास भी आ गया। फाइनल मास मालूम करना होगा तो पता चल जाएगा कितना मास मैंने मज़ीद और ऐड करा है। मास भी चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये सिंगल न्यूमेरिकल है या कंडीशनल बेस न्यूमेरिकल है। स्टेट्स जिसके अंदर टू दी हुई होती है वाला न्यूमेरिकल है। और टेम्परेचर कह रहा है चेंज नहीं होगा, तो रिलेशन भी समझ में आ जाता है कि मास वाला लग रहा है। तो फिर हम बताने के लिए जाते हैं इसका डेटा। डेटा के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर 1, इसने हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, और कितना दिया हुआ है 112 लीटर। इसने हमें दिया हुआ है पहला मास m1 और वो कितना है 3 किलोग्राम। कितने प्रेशर के ऊपर था ये मास, 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये मास था। अब अगर प्रेशर P2 जो है वो हो गया 21 atm, तो सेम कंटेनर में M2 क्या हो जाएगा, और आपने कितना मास ऐड करा है वो भी मालूम करना है। वो क्या चीज़ है वो बाद में डिस्कस करना है। अब आप मुझे एक बात बताएं, वॉल्यूम के बारे में क्या ख्याल है। जिस कंटेनर की बात कर रहा है क्या उसका वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, जिस टैंक की बात कर रहा है नहीं ना। तो इसका मतलब ये हो गया जो वॉल्यूम 1 है वही वॉल्यूम 2 है, इसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सॉल्यूशन की तरफ अगर हम जाएँ तो हमें यहाँ पे सोचना होगा कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। कंडीशन के ऊपर मैंने बताया था बहुत सारे फार्मूले मौजूद हैं, तो यहाँ पर समझ में आता है जो फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है वो मास वाला फार्मूला है P1 V1 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय M2। इसकी मदद से मैं इसे सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकता हूँ कि M2 कितना है। कैसे कर सकता हूँ, M2 को ऊपर भेज दो, ये दूसरी चीज़ भेज दो इस तरफ, तो क्या हो जाएगा P2 V2 डिवाइडेड बाय P1 V1 और M1 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाए। इस पूरे को सॉल्व करो। अच्छा V से भी तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास M2 आ जाएगा। मुझे कैलकुलेट करके बताओ आपका M2 कितना आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा आंसर भी देख लेना, आंसर आपका क्या आ रहा है। आंसर आपका आ रहा है 0.52। अब आप अपना आंसर बताएं कि क्या आ रहा है। सारी चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है जी। फार्मूला आपने मुझे बता दिया सिंगल स्टेट का, तो सिंगल स्टेट में तो भाई ये फार्मूला लगता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये फार्मूला लगेगा। आपने जो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, प्रेशर को दूसरी तरफ भेज दें, सारी चीज़ें आपको गिवन हैं। आर जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें ताकि जो आपका होमवर्क असाइनमेंट है हम उसकी तरफ चले। होमवर्क असाइनमेंट मुझे समझाना है, उसमें से एक दो न्यूमेरिकल तो आप अभी सॉल्व कर देंगे, बाकी जो न्यूमेरिकल है वो होमवर्क के लिए। 1-0 ज़्यादा क्यों आ रहा है रीना आपको। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिएगा, अगर आपको मीटर क्यूब से कन्वर्ट करना है लीटर में,
तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। ये कन्वर्जन एक बता रहा हूँ, एमसीक्यू वगैरह में अगर आ जाए। वैसे आपका जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर क्यूब होती है। हाँ, अलबत्ता अगर लीटर में कन्वर्ट करना है आपने तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है। अगर वो कह दे फॉर एग्जाम्पल कि कन्वर्ट करें या फिर एमसीक्यूज आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पर ये नेसेसरी नहीं है। उसने ऐसा तो नहीं कहा कि आप लीटर में आंसर दें। अब बुक वालों ने कन्वर्ट किया हुआ तो मैं उनकी अपनी मर्जी। हाँ जी, सॉल्व कीजिए, जल्दी से आंसर बताइए। अच्छा जी, चलते हैं असाइनमेंट की तरफ, जो आप लोगों से सॉल्व करवाना है तो आप लोगों से डिस्कस करूँगा। किसी को भी माइक अनम्यूट करके डिस्कस किया जा सकता है असाइनमेंट। तो ये आप लोगों के असाइनमेंट के टोटल 5 सवाल आते हैं। पहला वाला एमसीक्यूज है तो इसलिए वो क्वेश्चन के अंदर काउंट नहीं होता। बाकी तकरीबन ये आपके सवाल आते हैं। ठीक है जी। सर मेरा रॉन्ग आ रहा है बिल्कुल, आपका गलत क्यों 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 गलत आ रहा है? ऐसा क्या करा? कोई कन्वर्जन वगैरह की मिस्टेक होगी, वेरीफाई करना। बाकी जिनके माइक जो ओके हैं, जो माइक जिन्होंने माइक सही यूज़ कर रहे हैं, वो जो है हैंड रेस कर लें ताकि अच्छा फ़ायदा हो जाए। बता दें चैट के ऊपर कौन से सवाल कर लें। सवाल हमारे सामने मौजूद हैं स्क्रीन पर, जनरली बस डिस्कस कर लें। इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा डिस्कस करने से, और औरों का भी फ़ायदा हो जाएगा। घर से बैठ के इनको तसल्ली से आप सॉल्व कर लें। हाँ जी, मुस्कान आपका आंसर गलत क्यों आ रहा है? आप सही स्टार्ट कर लेते। हाँ जी मुस्कान। पर मैंने सॉल्व करा है लेकिन गलत आ रहा है आंसर, और मैंने वैल्यूज भी वही डाली है। वैल्यूज़ आपने जो ली हैं, अगर देखा जाए कैलकुलेटर के अंदर, इसकी बात करो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली, वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई पी, ये बन जी सर, मैंने इसमें एन की जगह 1 दिया है जी, टेम्परेचर की जगह क्या लिया? और 273। डिवाइडेड बाई प्रेशर। मेरी आई थिंक कैलकुलेशन में मसला और होगा, मेरा 2.2 समथिंग आ रहा है आंसर। पहले ये पूरा पोर्शन सॉल्व करो कैलकुलेटर में, जब आंसर आ जाए फिर इससे डिवाइड कर लो, आंसर सही आ जाए। कि अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में मैं शो कर देता हूँ। ये लो, कैलकुलेटर नज़र आ रहा जी है सर, स्क्रीन मैं पे। कर रही हूँ कैलकुलेटर। 1 मल्टीप्लाई बाय 8.31 और मल्टीप्लाई बाय 273 आपके मुताबिक इज इक्वल टू, ये आंसर इन तीन चीज़ों का है, डिवाइडेड बाय 1.01 एक्सपोनेंशियल 5। ठीक है, आपके सामने ही किया मैंने, इक्वल्स टू, देख लें आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक होगी उसे वेरीफाई कर लेना। बाकी मेरिकल्स की तरफ वापसी आते हैं। सर मेरा अभी भी 2.19 आ रहा है। कैलकुलेटर को दीवार पे मारो, किसी काम का नहीं है सर मैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर स्टार्ट करके सेट करती हूँ, मैंने अभी आपके लिए कैलकुलेशन की है, लेकिन फिर भी मेरा आंसर 2.19 एक्सपोनेंट -5 आ रहा है। 2.11 एक्सपोनेंशियल -5 बहुत गलत है। -3 भी होता तो चलो सही, शुरू में 3 जीरो होते, -2 आता। कैलकुलेशन की मिस्टेक है आई थिंक, और इसके अलावा और कुछ। फिर जो ऊपर वाला आ रहा है 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 8.31 मल्टीप्लाई बाय ये कौन 273, सा इसका कैलकुलेटर है जो मेरा हर आंसर आ चीज़ रहा है को 2.219। गलत आ रहा है ना? वो ऊपर वाला ही आंसर गलत आ रहा है, वो हर चीज़ को कम कर रहा है। वो जो वैल्यू ऊपर वाली, वो 273 को आप मल्टीप्लाई कर रही हो 8.31 से, तो बड़ी वैल्यू आएगी ना, इतनी कम कैसे आ रही है? अब आया 2.26, अब आया 2.26।
ये पॉइंट में क्यों आ रहा है, एक रैंडम बड़ी वैल्यू आएगी। भाई कौन सा कैलकुलेटर है भाई, बाइनरी में कन्वर्ट तो नहीं हुआ कैलकुलेटर, या फिर उसके अंदर हेक्साडेसिमल में। नहीं सर, पता नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ। माल का कैलकुलेटर पेपर में नहीं लेके जाना उसे बस। क्या मैं इसको दोबारा करके देखूंगी सर। चलो करो आप तसल्ली से। अच्छा जी, अब सवालात की तरफ चलते हैं। किसका माइक जो है वो ओके है, जैसे अबीरा माइक ओके है। अबीरा नहीं, ऑनलाइन किस होगा। अलीना जी सर। माइक हो गया आपका। अच्छा, अब सवालात हमने डिस्कस करने थे एक एक करके। सबसे पहला सवाल आपसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो रीज़न, ट्रू है तो रीज़न। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इफ़ यू हैव अ बैलून इनसाइड अ कार, अगर आपके पास एक बैलून है कार में, एट नून, जब गर्मियाँ होंगी, ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, ठीक है, तो उस वक्त बैलून मॉलिक्यूल इनसाइड विल इंक्रीज इन प्रेशर। क्या उनका प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा? डिस्कस करें, ट्रू और फॉल्स। बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा। चलिए, अलीना कह रही है प्रेशर नहीं बढ़ बढ़ेगा। जाएगा। बाकी देख लेते हैं। आमना से पूछेंगे। अभी आमना, आवाज़ आ रही? क्या फ़ायदा है ऐसे माइक का। कश्यप ने कहा है कि नहीं पड़ेगा, तो कश्यप का माइक हम अनम्यूट कर देते हैं। कश्यप से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। हाँ जी कश्यप। विलियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। क्या है? सर विलियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, तो प्रेशर के टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर इन्वर्सली वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल है। बढ़ेगा। नहीं, यहाँ पर बताए टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। बर्ड पोस्टेज है। अच्छा, ये तो चलो आपकी बात सही है, लेकिन अगर आप एक बात नोटिस करो, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, उसने शुरू में लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, और बात कर रहा है प्रेशर की। तो चार्ल्स ने प्रेशर के बारे में क्या कहा था? हाँ जी, अली ने जी, अब समझ में आ गई बात। प्रेशर कांस्टेंट हुआ। जी हाँ, तो इंक्रीज और डिक्रीज का तो सवाल ही नहीं उठता अगर आप चार्ल्स लॉ की बात करें। अगर आप करें प्रेशर इंक्रीज है, चले हो गया होगा इंक्रीज या हो गया होगा डिक्रीज, डजेंट मैटर। लेकिन आप पहले ये तो बताएं कि आप चार्ल्स लॉ की बात करें जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो मैं इसको चार्ल्स लॉ से थोड़ी वेरीफाई कर सकता हूँ। तो उस लिहाज से ये फॉल्स है। हम देख रहे हैं नहीं इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, तो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आई ओके बात, सर। लॉजिकल बात। ओके। अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। लाइबा माइक चल रहा है, ओके है? नहीं, महानूर, मारिया, किसी का तो माइक ओके होगा। मरियम नहीं, कार। चले जी, अब जो न्यूमेरिकल्स है ना आपके, इसके अंदर आप देखें कि हमने सिर्फ ये पता करना है, जो मैंने आपको बताई थी बात, आपके दिमाग में वो बात होनी चाहिए। क्या बात होनी चाहिए? आपने ये देखना है कि भाई कंडीशनल बेस है, यानी कि 2 स्टेट्स वाले हैं या सिंगल स्टेट वाले। अगर 2 स्टेट्स वाले हैं तो उसके अंदर भी कौन सी टाइप है ये हमें वेरीफाई करना होगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करके इसके अंदर कह रहा है इन अ नाइट्रोजन गैस हैज़ ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 500 ml। 500 ml जो है नाइट्रोजन गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, और इसका जो प्रेशर है वो है 0.971 atm। What volume will the gas fill at the pressure of 1.5? इसके ऊपर ये प्रेशर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस प्रेशर के ऊपर। तो अब इसको देखते हुए आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आपका जो है वो
पहले तो 2 स्टेट्स न्यूमेरिकल है या सिंगल स्टेट, पहले तो ये वेरीफाई करना है। बताएं 2 स्टेट्स है या सिंगल स्टेट। व्हाट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आपको मालूम करने के लिए कह रहा है। तो ये 2 स्टेट्स न्यूमेरिकल है, ठीक है जी। फिर आपसे मज़ीद आपसे कहता है कि बताएं कि कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो समझ में आता है भाई बॉयल्स लॉ की, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसने खुद कह दिया टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, नहीं भी कहता टेम्परेचर का जिक्र ही नहीं करता, फिर भी हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। दूसरे सवाल की तरफ चलें। एट अ प्रेशर ऑफ 5 atm प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, व्हाट वॉल्यूम दोबारा से रिक्वायर्ड है एट दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेन द बॉयल्स लॉ। फोर्थ वाले पे आ जाए, थर्ड वाले को भी रोक देते हैं। फोर्थ वाले में देखिए कह रहे हैं जो वॉल्यूम है वो है 9.0 लीटर, टेम्परेचर 27 से चेंज हो रहा है 25 तक, 127 तक, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसने बोल भी दिया प्रेशर कांस्टेंट है, फाइंड द फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करना है। तो ये कौन सी कंडीशन है, कौन सा न्यूमेरिकल है, 2 स्टेट्स कंडीशन है, और न्यूमेरिकल कौन सा है, न्यूमेरिकल है आपका चार्ल्स लॉ वाला। तो ये वाला आपका होगा चार्ल्स लॉ से, ये वाला आपका बॉयस लॉ से, ये वाला बॉयस लॉ, तो ये दोनों बॉयस लॉ से सॉल्व हो जाएंगे, ये वाला आपका चार्ल्स लॉ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अब रह दे के बच जाता है आपके बीच वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर इसने आपसे पूछा है कि भाई अज्यूमिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट हाउ कैन यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ अ गैस। वो आपसे कहता है कि आपको मैं इजाज़त नहीं दूंगा कि आप टेम्परेचर बढ़ाएं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से तो प्रेशर बढ़ ही जाता है। कहता है मैं आपको टेम्परेचर नहीं बढ़ाने दूंगा, फिर भी मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें। ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, इट्स आस्किंग दैट आपका टारगेट ये है कि आपने इंक्रीज़ करना है प्रेशर को विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आखिरी सवाल, जल्दी से बताएं, चैट पे ही बताते हैं, माइक पे तो आप क्या बताएंगे। सिवाय कुछ स्टूडेंट्स के जो माइक वगैरह उनके एक्टिव होते हैं, जो वाकई सीरियस होते हैं पढ़ने के लिए, बाकी सबका तो पता ही नहीं। नबीला ने आंसर दे दिया। ये हम कर सकते हैं बॉयल्स लॉ की मदद से। देखें कैसे, बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर दूं तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम वी कैन इंक्रीज the pressure of a gas at constant temperature, application of Boyle's law। यानी कि बॉयल्स लॉ की एक एप्लीकेशन है, बॉयल्स लॉ ने हमें ये बात बताई थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा कि बॉयल्स लॉ ने यही तो कहा था। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। क्लास होती है आपकी एंड नेक्स्ट टाइम अगर थ्योरी की बात रही तो थ्योरी में तो चलो ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन सारी चीज़ें कराता हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स वगैरह में, एमसीक्यूज वगैरह में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, इनमें ना 2 वे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं हो कि मैं जो है एक तरफ से बोला जा रहा हूँ, आप दूसरी तरफ पता ही कुछ नहीं। तो अच्छा रहता है